तेजा, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। आज मित्रों मुझे डबल खुशी है क्योंकि एक तो 50,000 लोगों ने मेरे इस सच्चे इतिहास में रुचि दिखाई है। हाँ, सब्सक्रिप्शन कुछ 440 442 वगैरह हो गए। बहुत ये मैं बहुत आनंदित हूँ और मैं आप सबसे मैं हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद मैं नहीं दूंगा क्योंकि हमें और बहुत लंबा सफ़र तय करना है। मैं पूरी जीवनी भर, जैसे मैंने बार बार आपसे डिस्क्रिप्शन में भी कहा है कि मैं ये काम करता रहूँगा, उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। सो हाथ जोड़ के आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार। सब्सक्रिप्शन वगैरह ये तो होता रहेगा ज़िंदगी में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 50,000 लोगों ने 50,000 का आंकड़ा पार हुआ आज, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 50,000 लोगों ने ये सुना, ये सुनने में उन्होंने रुचि दिखाई, इसलिए मैं ज़्यादा आनंदित हूँ। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगर बाप ने दिया हुआ जो वचन था और जो संधि पे उसने हस्ताक्षर किए थे, बाप ने भी किए थे, बेटे ने भी किए थे, अगर ये सभी संधि का या बाप के दिए हुए वचन का आदर नासिर जंग रखता तो जनवरी 1740 में जो मराठाओं के साथ उसकी जंग हुई है वो कभी ना होती। लेकिन मोमिन है तो उसके खुद के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं उसके अनुसार नासिर भी मोमिन था। तो बस चलो आगे का मैं नहीं बताता। तो बाजीराव 12 दिसंबर को नासिर से लड़ने के लिए पुणे से निकला। 27 फरवरी 1740 में बाप ने जिस गांव में संधि की थी, मुंगी शेवगांव में, वहीं मुंगी शेरगांव तक बाजीराव नासिर को खींच के लाया। बाजीराव घुटने पे आके खड़ा हो गया और वहां पे संधि पे साइन की। उसके बाद बाजीराव जुलाई में जाकर पुणे लौटे हैं। वहाँ चिमाजी अप्पा भी वसई विजय के बाद पुणे लौटे और बाजीराव के पुत्र नाना साहेब भी जो ये थे ना, शाहू महाराज के साथ मीरज में मुगलों के साथ लड़ रहे थे, वो भी नवंबर में पुणे लौटे। अब पुणे में बाजीराव ने एक तवायफ को घर में बिठा के उसको लेकर प्रचंड कौटुंबिक कलह हो गया। कौटुंबिक कलह चलता रहा। असह्य होके बाजीराव मध्य प्रदेश चले गए। चिमाजी अप्पा नाना साहब को लेके नीचे कुलाबा में, जहां आंग्रे बंधुओं का आपस में बहुत वाद और विवाद और झगड़ा चल रहा था, लड़ाई तक नौबत आ गई थी, उसे सुलझाने नीचे मुंबई के पास कुलाबा निकल गए। अब बाजीराव खरगोन में आया था। अब खरगोन में आया था ये तो हम जानते हैं, लेकिन एक बार ये प्रश्न मेरे मन में उठता है कि वो क्या चीज थी जो उसे खरगोन से रावरखेड़ी पहुंचाई। वो क्या चीज थी? क्या उसे रास्ते में जाते वक्त ही ज्वर हुआ था, इसके लिए बीच रास्ते वो रुका? क्योंकि हम जानते हैं कि इंदौर के रास्ते पे ही रावरखेड़ी पड़ता है और
कदाचित कोई काम होगा तो बाजीराव मल्हार होलकर के पास जाता, क्योंकि मल्हार बा और बाजीराव का स्नेह तो सर्वपरिचित है। पता नहीं, जो भी है, मुझे तो इतिहास नहीं मिला। मैंने कम से कम 9 पुस्तकें मैंने देखी है, उसमें से 6 पुस्तकें 18वीं शताब्दी की 3 और 19वीं शताब्दी की 5 ये मैंने देखी है, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। हाँ, ये तो सबों का एक मत है कि वो खरगोन पहले गया था, खरगोन में वो अमल सुचारू रूप से चलने के लिए गया था, वगैरह वगैरह वगैरह। रावरखेड़ी गया, वहाँ पे उसको ज्वर हुआ, और वो भी भयंकर गर्मी में। हम सब जानते हैं वो जो इलाका है वो बड़ी गर्मी होती है वहाँ पे, तो पता नहीं उष्माघात हुआ, लू हुई। अब दोनों बताते हैं, शायद दोनों भी हुए होंगे। और ये भी है कि वो नर्मदा में स्नान करने के बाद में शायद उसको लगा होगा कि ज्वर कम होगा, लेकिन हुआ उल्टा, ज्वर और बढ़ गया। और उसके चलते हमारे भारतीय इतिहास में श्रेष्ठतम योद्धाओं में से एक, पराक्रमी, तेजस्वी और ओजस्वी, निस्संशय इस सदी के सर्वोत्तम घुड़सवार सेनानी, जो अपनी स्वामी निष्ठा जीवन भर भक्ति भाव से निभाता रहा, वो बाजीराव बल्लाळ रावरखेड़ी में 28 अप्रैल 1740 को अनंत में विलीन हो गया। अत्यंत अनुशासित उसने जीवन जिया है। प्रखर राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत उसका जीवन रहा है। निष्कलंकित, कलंक का एक दाग आज इतने 300 साल हो गए, कोई भी उस पे नहीं लगा रहा, कोई भी लगा ही नहीं सकता। रहा सवाल मस्तानी का, वो तो उसका वैयक्तिक मामला है भाई। प्यार किसी से भी हो सकता है। हाँ, प्यार हुआ होगा, पता ही मुझे, वो तो पता, वो भी पता नहीं है, क्योंकि मेरा पर्सनल आप देखोगे तो विश्वास नहीं है। क्योंकि मैं इतना कमिटेड व्यक्ति अगर होता है और वो ऊपर से बड़ा तामसी था, वो लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं सकता था, क्योंकि वो बड़ा तामसी था और बड़ा हेकट कहते हैं ना, एडमेंट कहते हैं ना इंग्लिश में, वैसा बाजीराव था। तो उसको इतना रोमांटिक प्यार करने वाला वगैरह मुझे नहीं लगता उसकी व्यक्तित्व। लेकिन चलो भाई, अगर प्यार हुआ है तो हुआ था, और तो घर में भी विरोध हुआ था, क्योंकि उस वक्त की राजकीय परिस्थिति ऐसी थी कि कोई भी कुलीन घर नाचने वाली तवयव को अपने रसोई घर में जगह नहीं देता था। ये तात्कालीन परिस्थिति थी, अच्छी थी, बुरी थी, वो तो सोच की बात है। हम तो उसके राजकीय जीवन और उसका हिंदवी स्वराज्य में जो योगदान है वही हम सराहेंगे और उसे ही देखेंगे। बाकी वो कौटुंबिक और व्यक्तिगत उसका क्या था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हिंदवी स्वराज्य के संकल्प को सिद्धि के दहलीज पे लाने वाला ये अकेला नरश्रेष्ठ सेनानी है। जैसे श्री शिवराय के पास मित्रों सभी जितने भी पराक्रमी थे, तेजस्वी युवा थे, वो खींचे चले जाए, क्योंकि शिवाजी महाराज का ओजस के वजह से सारे तेजस्वी अन्य पराक्रमी युवा थे, वो खींच के श्री शिवराय के पास हमारे चले आए। लगभग ऐसा ही बाजीराव के साथ भी हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि आप भी भारत का बाजीराव के तात्कालीन नक्शा देखो, आपको
बाजीराव के प्रखर बुद्धिमत्ता का भी परिचय होगा, क्योंकि कई जगह वो खुद न जाके अपने साथीदारों को उसने भेजा है। अब गुजरात, वसई और सिद्धि, ये तीनों जगह पे डायरेक्ट बाजीराव इन्वॉल्व नहीं था, ये बाकी के लोग उनके साथीदार लड़े। तो माड़वा, दिल्ली, बुंदेलखंड, निजाम, यहाँ पे बाजी स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ने के लिए खड़ा रहा। उसकी रणनीति, उसकी युद्ध नीति वो तो जग जाहिर है। मैं तो अब ये 70वां एपिसोड है, हम लोग तो उसी की चर्चा कर रहे हैं। और उस शताब्दी के जो शातिर, दोनों शातिर थे, वैसे निजाम और मुगल बड़ा था, शातिर कम था, साइज में बड़ा बहुत था। तो निजाम और पूरी मुगल सल्तनत के जितने भी साथी ये नाजायज रियासतदार थे, रोहिला पठान थे, हाँ, इनसे भी लड़ने के लिए बाजीराव खुद युद्ध भूमि में खड़ा रहा। मित्रों, बाजीराव युद्ध भूमि में उसके सर्वोत्तम पराक्रमी विश्वासु साथीदारों को हमेशा उनके साथ बाजीराव खड़ा रहा है। राणोजी शिंदे ले लो, मल्हारबा होळकर ले लो, यशवंतराव पवार थे, आदरणीय पिलाजीराव जाधव ले लो, चिमणाजी दामोदर, गोविंदराव खेर, जिन्हें हम गोविंदराव बुंदेला कहते हैं, सरदार पटवर्धन, और भी है। मैं तो सिर्फ प्रातिनिधिक तौर पे आप सबके नाम, इन सबके नाम बता रहा हूँ। व्यक्तिशः मैं बाजीराव के भोपाल युद्ध को, बंगश के साथ उसने जो युद्ध किया उसको, और हमारे दिल्ली अभियान को सर्वोत्तम मानता हूँ। उसके कर्तृत्व का, उसके बहादुरी का, उसके अतुलनीय शौर्य और साहस का और पराक्रम का मैं इन युद्धों को मिसाल मानता हूँ। पालखिल की लड़ाई तो पूरे विश्व में सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। एक अत्यंत सुनियोजित, फिर भी अनकलनीय श्रेष्ठ युद्ध नीति बाजीराव ने अपनाई थी। भोपाल को मैं शुद्ध पराक्रम मानता हूँ, युद्ध भूमि का पराक्रम मानता हूँ, जिसके लिए भारत आज भी विश्व में सबसे आदरणीय है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 5000 साल से सर्वोत्तम योद्धा जन्मे हैं, उन्होंने अपना कर्तृत्व दिखाया है। मित्रों, बाजीराव बल्लाळ इस महान पुण्यात्मा को एक क्या कहेंगे, एक अजोड़, अजेय, तेजस्वी, ओजस्वी क्षात्र धर्म की पूजा करने वाला योद्धा मैं मानता हूं। क्योंकि जन्म से तो वो ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण होने के बावजूद उसने ब्राह्मण्य कभी नहीं अपनाया। धनुर्धारी पार्थ की तरह श्री शिवराय के संकल्प रूपी लक्ष्य को वो भेदने की कोशिश हमेशा जीवनी भर करता रहा। महाराणा जी के बाद अगले शताब्दी में प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण इस महाराष्ट्र के पावन धरती पे उतरे थे। श्री शिवराय के रूप में वो प्रकट हुए। राजनीति, रणनीति, युद्ध नीति, चातुर्य, बुद्धिमत्ता, साहस, लोगों का अपनी ओर खींचने की अद्भुत क्षमता श्री शिवराय के पास थी। और वही सब मित्रों, हाँ, उनके परम शिष्य जो थे बाजीराव बल्लाळ, उन्होंने भी दिखाई है। वैसे हमारे माँ भारती की इस सुवर्ण भूमि का ये कमाल है कि हर शताब्दी में यहाँ एक से बढ़कर एक महापुरुषों ने जन्म लिया है और सभी ने माँ भारती की मनोभावे सेवा की है, आज भी कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी में नेताजी थे, भगत सिंह थे, हमारे पूज्य सावरकर जी थे,
21वीं सदी में भी है। इन सभी महान पुण्यात्माओं को और अभी जो जीवित है उन सभी को मेरा साष्टांग दंडवत है। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी जय शिवराय, जय भवानी जय शिवराय। तू रक्षियले देशाला, न्याय नीती आदर्शाला, तू जागविले धर्माला। जय भवानी जय शिवराय, जय भवानी जय शिवराय, जय भवानी जय शिवराय। वंदे मातरम।